हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन, मतलब इसके बिना क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी नहीं है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेकिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ओके, वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। किसका? सर्वर्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का और स्टोरेज डिवाइसेस का, ठीक है, और नेटवर्क्स का। मतलब जो आपका सर्वर है उसका हर चीज़ का एक डुप्लीकेशन पैदा करता है ये, ठीक है। आपको स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर का एक डुप्लीकेशन पैदा करता है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पैदा करता है। किस फॉर्म में? वर्चुअल मशीन के फॉर्म में। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है? वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होती है। ओके, दिस विल हेल्प द यूजर बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल मशीन्स एट द सेम टाइम। ओके, आपके एक मशीन है और आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट मशीन्स क्रिएट होती हैं ताकि वो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, जो मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, वो उस मशीन को एक्सेस कर पाएँ। इट ऑल्सो अलाउ शेयरिंग अ सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज और एन एप्लीकेशन टू मल्टीपल यूज़र, वही चीज़ आती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन द कस्टमर कैन मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द फिजिकल सिस्टम विच इज़ इन नीड। ओके, वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है कि जो आपके रिसोर्स पड़ा हुआ है आपका, वो सब यूज़र्स एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। और फिजिकल सिस्टम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक ही सर्वर चाहिए होता है, आपको डिफरेंट सर्वर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ज़्यादा फिजिकल सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। सपोज़ ये आपका सर्वर है ना, ये आपका सर्वर है। सर्वर में सब चीज़ें होती हैं, इसका प्रोसेसर होता है, ठीक है, इसकी मेमोरी होती है, मेमोरी में सब रैम और रोम आती है, ठीक है। इसका खुद का प्रोसेसर होता है, इसका खुद का मेमोरी होती है, इसका खुद का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर्वर में एक होती है, ठीक है। अब अपने पास क्लाइंट एक तो नहीं है, अपने पास तो क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, सो ऑन चलते चलते क्लाइंट n तक अपने पास हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे क्लाइंट तो एक सर्वर से डेटा तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपन वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि अपन एक सर्वर की जगह अपन डिफरेंट सर्वर क्रिएट करते हैं और उन सर्वर को नाम अपन देते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन 2 1, ठीक है। इससे डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन अपन क्रिएट कर देते हैं और इसमें वही चीज़ें होती है जो इसमें होती है, ठीक है। इसमें से आइसोलेट होकर वर्चुअल मशीन्स में अपने पास जाता है स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी अपने को डेटा चाहिए होता है क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट इसको एक्सेस कर लेता है और इसको एक्सेस करने के बाद वो एक सर्वर को एक्सेस कर रहा होता है इस वर्चुअल मशीन के थ्रू। ओके, सो इससे क्या हो गया, डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। तो यही है इसका कंसेप्ट। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, कौन कौन से वर्चुअलाइजेशन होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। बहुत टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन और डेटा वर्चुअलाइजेशन। ओके, आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सबको एक बार समझ लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आपको आता है तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन अगर क्वेश्चन पे आता है तो आप 3 4 5 जितने भी याद रहे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स आर कंबाइंड टू कंसोलिडेट मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स होते हैं अपने पास रिमोट लोकेशंस पे, उन नेटवर्क्स को अपन कंबाइन करके एक कंसोलिडेट नेटवर्क बनाते हैं, एक कंबाइन नेटवर्क बनाते हैं। उस कंबाइन नेटवर्क को अपन फिर मल्टीपल यूजर्स उस कंबाइन नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है वर्चुअल लैन, वी लैन, ये एक वो है हाइपरवाइजर है, ठीक है। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल मेमोरी अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स आर एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल वर्चुअलाइज्ड मेमोरी पूल। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट मेमोरी रखी रहती है, ठीक है।
हर जैसे अपने पास डिफरेंट सर्वर्स हैं, जैसे अपने पास ये सर्वर्स हैं अपने पास बहुत सारे, आप इनमें अलग अलग मेमोरी रखिए, जैसे इसमें M1 रखी, इसमें M2 रखी, इसमें M3 रखी, इसमें M4 रखी। तो अपन क्या करेंगे, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू अपन इसको एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है, एक सिंगल वर्चुअलाइज मेमोरी पूल में। ओके, जैसे ये आपका मेमोरी पूल है, इसमें अपन ये सारी मेमोरी डाल देंगे, M1, M2, M3, M4। तो ये आपका एक मेमोरी पूल क्रिएट हो गया। अब इस मेमोरी पूल को डिफरेंट क्लाइंट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट चीज समझते हैं, यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेन कंप्यूटर टू रन एंड क्रिएट वन और मोर वर्चुअल एनवायरनमेंट। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन आप अपने सीपीयू में यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो, जैसे आपका सीपीयू है, ठीक है, अभी आप करंट सीपीयू है, उस पर आप विंडोज़ चला रहे हो, ठीक है। अब आप क्या है, टेक्निकल फील्ड से हो, तो अब आपको क्या लिनक्स में काम करना होता है, तो अब आप दूसरा सीपीयू तो लोगे नहीं, मतलब दूसरा पीसी तो लोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर दोगे जिसमें आप लिनक्स इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेन कंप्यूटर टू रन एंड क्रिएट वन और मोर वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये एक वन और मोर वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जांपल है VMware सॉफ्टवेयर और वर्चुअल बॉक्स। ओके, वर्चुअल बॉक्स जनरली अपने पास ओरेकल का होता है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ में आता है ना। तो ये हो गए इसके टाइप्स, ये हाइपरवाइजर हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट नोइंग टाइप्स एंड लोकेशंस। ओके, जैसे आपके ई कॉमर्स हो गया, जैसे आप अमेज़ोन खोलते हो, अमेज़ोन खोलने के बाद जैसे आपके पास नीचे लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अमेज़ोन छोड़ो, चलो अपन मिंत्रा का लेते हैं एग्जांपल, वो इजी पड़ेगा। जैसे आप मिंत्रा खोलते हैं, उसके बाद नीचे आपके पास कंपनी लिखी आ जाती है कि एडिडास का है, ठीक है, लेवाइस का है और ये प्यूमा का है, ठीक है। अपने आप अरेंज हो जाता है, ठीक है। आप एडिडास पे जाओगे तो उसके सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। मिंत्रा का कोई मतलब नहीं है, ये एडिडास जो है वो कैसे क्या प्रोसेस यूज़ कर रहा है, कैसे कपड़ा बना रहा है, उसका उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से क्या सामान आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको बस उसका प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। तो वो यही करता है कि सारी चीज़ों को एक जगह रिट्राइव करता है, ठीक है। आप प्यूमा के स्टोर पे ना जाके आप उस ई कॉमर्स साइट पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये डेटा वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग द वर्चुअल मशीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है रेदर देन डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में इंस्टॉल ना होके सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये क्यों इंस्टॉल होता है, क्योंकि अपन टेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो इसलिए आप वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो और फिर उसके बाद आप डिफरेंट एप्लीकेशन जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स में, आपके विंडोज़ में, उबंटू में, आप जो चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन लगभग सेम ही होता है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस होती है वो होती है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, सबसे यूज ही सर्वर वर्चुअलाइजेशन आता है, ठीक है। इन सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन सर्वर। इसमें सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली सर्वर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। एंड यूज फॉर अ सिंगल फिजिकल सर्वर कैन डिवाइड टू मैनी सर्वर्स ऑन डिमांड बेसिस एंड बैलेंस द लोड। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक सर्वर पे आप ज़्यादा कितना लोड डाल सकते हो, सबका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ठीक है। आप ज़्यादा यूज़र्स आ गए तो एक सर्वर बहुत लोड पड़ जाता है, तो क्या होता है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, एक सर्वर को डिफरेंट सर्वर्स में डिवाइड कर देता है। जैसे क्या होता है, अगर ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं तो लोड बैलेंस हो जाए, ठीक है, सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसलिए सर्वर वर्चुअलाइजेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में।
इसके बाद अपन आता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द हार्डवेयर सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा था आपका वर्चुअल सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? वर्चुअल मशीन आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल होती है, तो इसलिए अपन उसको कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसका एग्जांपल है आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी और ज़ेन। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया आपका हाइपरवाइजर है, और बहुत डिमांडेड हाइपरवाइजर है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग अ ग्रुपिंग इज डन ऑफ फिजिकल स्टोरेज which is for multiple network storage devices. This is done so it look like a single storage device. इसमें भी यही होता है, अपन क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज होते हैं उनको ग्रुप करते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, और फिर उस स्टोरेज को आप मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि हाउ वर्चुअलाइजेशन वर्क्स, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या होती है, तो अपन वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है और वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। तो अपन वो चीज़ समझते हैं। अगर बेसिक आप डायग्राम देखें तो ये आपका हो गया सर्वर, और इसके साथ अटैच्ड होती है वर्चुअल मशीन्स, जो कि फिर बाद में क्लाइंट्स एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक डायग्राम, जिससे आपको समझ में आता है कि भाई कैसे काम करता है। इसको अपन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आपके सर्वर में क्या क्या होता है? आपके सर्वर में होता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको अपन कहते हैं हाइपरवाइज़र, ठीक है। अब ये जो सर्वर है ये होस्ट है, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन को होस्ट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनसे कनेक्टेड होती हैं, वो होती हैं आपकी वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। ये हो गया आपकी वर्चुअल मशीन्स। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, और वर्चुअल मशीन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दोनों का सेम हो, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग भी हो सकता है। इस पर विंडोज़ वर्क कर रही है, इस पर लिनक्स वर्क कर रही है, इस पर उबंटू वर्क कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी खुद की अलग एप्लीकेशंस होती है हर वर्चुअल मशीन्स की, जो कि सर्वर से आइसोलेट होकर इनमें जाती है, और फिर यूज़र्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। होती सब इसमें ही, ये सर्वर में होती है, तो ये सर्वर ही एक तरह से, डुप्लीकेट सर्वर ही एक तरह से। तो अब ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आपका हार्डवेयर होता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपका हाइपरवाइज़र होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हाइपरवाइज़र क्या चीज़ है, ये इसमें कहाँ से काम में आ गई। तो भाई हाइपरवाइज़र का क्या रोल होता है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है, वर्चुअल मशीन और सर्वर को कनेक्ट करती है। वो कैसे कनेक्ट करती है? हाइपरवाइज़र जो होता है वो आपका ये सर्वर में इंस्टॉल होता है, ये आपका सर्वर है, ये इसमें इंस्टॉल होता है, इसमें ये प्रोसेस होता है, और ये क्या काम करता है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। हाइपरवाइज़र वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, जिससे मल्टीपल यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेस कर पाएँ। वही सर्विस जो एक सर्वर देता है, वही सर्विस वर्चुअल मशीन्स भी देती हैं, और इन वर्चुअल मशीन्स को जो क्रिएट करता है वो होता है हाइपरवाइज़र। अब हाइपरवाइज़र के बाद प्रॉपर डेफिनेशन वो अपन समझ लेते हैं। हाइपरवाइज़र ऑल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन्स मॉनिटर। हाइपरवाइज़र को अपन वर्चुअल मशीन्स मॉनिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर कर रहा होता है। इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स, ठीक है।
ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, उनको रन करता है, उनको प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, सब कुछ वर्चुअल मशीन का जितना भी काम धंधा होता है उन सब का संभालने का काम जो होता है वो हाइपरवाइजर का होता है, ये डॉन होता है, ठीक है। हाइपरवाइजर अलाउ वन होस्ट कंप्यूटर टू सपोर्ट मल्टीपल गेस्ट VMS वर्चुअल मशीन्स बाई वर्चुअली शेयरिंग इस रिसोर्सेज सच एस मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी वर्चुअल मशीन है वो इसी की मेमोरी तो एक्सेस कर रही होती है और इसी की मेमोरी शेयर कर रही होती है, ठीक है। सब नेटवर्क जितना ही होता है सब इसी का शेयर कर रहा होता है वर्चुअल मशीन्स। तो जो वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे गेस्ट। और सर्वर जो आपका हो गया ये क्या है, ये है होस्ट, ठीक है। ये आपके हो गए गेस्ट, ये हो गया आपका होस्ट नेटवर्क। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर एग्ज़ाम में है तो आपको यही डायग्राम बनाना है। अब आपका जो हाइपरवाइज़र है जो वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर रहा है, ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है इसका टाइप 1 हाइपरवाइज़र और दूसरा है इसका टाइप 2 हाइपरवाइज़र, ठीक है। नाम इनका है, ये टाइप 1 है और टाइप 2 है। अब कभी कभी कहीं जगह बेयर मेटल आ जाता है, नेटिव हाइपरवाइज़र आता है, तो ये मैंने लिख दिया, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वो टाइप 1 हाइपरवाइज़र ही है, ठीक है। टाइप 2 हाइपरवाइज़र कभी कभी होस्टेड और एम्बेडेड हाइपरवाइज़र भी कहते हैं, तो उसका मतलब टाइप 2 हाइपरवाइज़र ही होता है। अब टाइप 1 हाइपरवाइज़र और टाइप 2 हाइपरवाइज़र का क्या होता है अपन वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने आपको सर्वर में बताया था कि इसमें लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है आपकी हार्डवेयर की, उसके ऊपर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आता है आपका हाइपरवाइज़र, ठीक है। अब टाइप ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, ये तो हो गया आपका सर्वर, है ना। अब टाइप 1 हाइपरवाइज़र और टाइप 2 हाइपरवाइज़र आखिर होते क्या है? अगर ये हाइपरवाइज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लग रहा है तो ये कौन सा हाइपरवाइज़र हो गया? ये हाइपरवाइज़र हो गया आपका टाइप 2 हाइपरवाइज़र। और अगर यही हाइपरवाइज़र मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे लगा दूं तो ये कौन सा हाइपरवाइज़र हो गया? ये हो गया आपका टाइप 1 हाइपरवाइज़र। समझ में आ गया क्या होता है? दोनों में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया? अगर हार्डवेयर के पास में हाइपरवाइज़र लगता है तो वो होता है आपका टाइप 1 हाइपरवाइज़र। और अगर हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर आपका हाइपरवाइज़र आप इंस्टॉल करते हो तो वो होता है आपका टाइप 2 हाइपरवाइज़र, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में और कुछ भी नहीं है। अगर आपका डेफिनेशन पूछते हैं तो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में आखिर डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ अपन देखते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइज़र में आपके हाई परफॉर्मेंस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपको जो हाइपरवाइज़र होता है वो हार्डवेयर के पास में होता है, हार्डवेयर के बिल्कुल पास में होता है। और इसमें लोअर परफॉर्मेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हार्डवेयर से दूर होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और उसके बाद हाइपरवाइज़र आता है। तो इसलिए टाइप 2 की परफॉर्मेंस होती है वो लो होती है, क्योंकि वो इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है वो आपके हार्डवेयर से, और ये आपका इजीली इंटरेक्ट कर पाता है हार्डवेयर से, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। अब जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है ये चेक करता है कि भाई आपका जो CPU ये हाई एंड है या नहीं, ये इसको प्रोसेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से टाइप 1 हाइपरवाइज़र लगता है। और टाइप 2 हाइपरवाइज़र होता है ये ईजी टू इंस्टॉल होता है, सिंपल होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। टाइप 1 हाइपरवाइज़र सब कुछ चेक करता है। भाई आपका कंप्यूटर होता है वो हाई एंड होना चाहिए, उसका प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें रैम रोम सब ज़्यादा होनी चाहिए। और ये अधिकतर यूज़ होता है, ये आपके डेटा सेंटर में यूज़ होता है, ठीक है। और ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र होता है वो आपके ऐसे लैब में यूज़ होता है। अगर आपको टेस्ट करना है, बच्चों में एक्सपेरिमेंट करना है, हाइपरवाइज़र पर लेके अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, लैब में यूज़ होता है, IT प्रोफेशनल इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली टाइप 1 होता है वो डेटा सेंटर्स में यूज़ किया जाता है, और टाइप 2 आपके लैब और IT प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने खुद के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं।
टाइप 1 के एग्जांपल होते हैं आपके VMware ESX, ये बहुत डिमांडेड होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया है इसको, ये बहुत डिमांडेड है। सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर KVM, ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। इसके टाइप्स अपन देख लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स में अभी बेस्ट आपका ओरेकल का होता है। VMware वर्कस्टेशन, ये आपने नाम सुना ही होगा, ये तो बहुत कॉमन है। और फ्यूज़न, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। ये आप लैब और IT प्रोफेशन यूज़ करते हैं और इसको डेटा सेंटर्स में यूज़ किया जाता है। अब अपन लास्ट चीज़ अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आखिर वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, अपन इसको क्यों यूज़ करें। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसमें आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करते हो आप एक सर्वर को वर्चुअल मशीन में डिवाइड करते हो ताकि मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर पाएँ। अगर आपके पास एक ही सर्वर है तो उसको तो कितने लोग यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना ज़्यादा। तो आप वर्चुअल मशीन के थ्रू आप अपने रिसोर्स जो आपका पड़ा हुआ है उसको आप बेटर तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है आपको कोई फिजिकल CPU फिजिकल कंप्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वर्चुअल मशीन्स के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बच गई। रिमोट एक्सेस आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो, इंडिया, जापान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप इसको वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। पे एज़ पर यूज़ ऑन डिमांड, आप जितना यूज़ करोगे वर्चुअल मशीन्स का आप उतना ही उसका पेमेंट करोगे। इनेबल रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब वर्चुअल मशीन्स आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लगा सकते हो। आपको लिनक्स पे काम करना है, विंडोज़ पे काम करना है, उबंटू पे काम करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी पे भी काम कर सकते हो। और इसका एक और फीचर है, इफ़ वन वर्चुअल मशीन इज़ नॉट वर्किंग अदर विल नॉट इफेक्टेड। अगर आपकी एक वर्चुअल मशीन ख़राब, मान लो आपका एक सर्वर है, उस एक सर्वर से आपकी 10 वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो रही है, अगर एक वर्चुअल मशीन उस सर्वर की ख़राब होती है तो 9 वर्चुअल मशीन चलेगी, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। मुझे इतना लगता है कि अभी मैंने जितना भी पढ़ाया आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से पढ़ाया। अगर फिर भी कुछ डाउट आ सकता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।